हाल के वर्षों में देश में अपराधों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे अपराध होते हुए देखे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, मगर वो अपराध हुए हैं। निर्भया केस, नीरज बोरा मर्डर केस, जेसिका लाल मर्डर केस, शीना बोरा मर्डर केस, ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया, देश की नींद को तोड़ा था। इन केस में कानून को छूट दी गई कि वो अपना काम बिना किसी दबाव के करें। अपराधियों को पकड़ा गया, उन्हें सजा सुनाई गई। मगर क्या ऐसा हर केस में होता है? क्या हर केस में कानून अपना काम इतनी ही मुस्तैदी से करता है? नहीं। आज भी देश की अदालतों में लाखों केस सालों से अटके हुए हैं, जिन्हें अपने फैसले का इंतजार है। लोगों की पीढ़ियां खत्म हो गई अदालतों में। फैसले का इंतजार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला गया, मगर ये इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। क्या न्याय का इंतजार करते ऐसे ही लोगों में से ही किसी ने कभी कहा है कि न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है? क्या सच में ऐसा ही है? जी अगले महीने की 4 तारीख मिली है। जी हाँ। यस प्रकाश जी, मैं आपसे बात करता हूँ। आइए आइए नम्रता जी, प्लीज हैव योर सीट। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बुलाया था? जी हाँ, एक गुड न्यूज़ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे केस को रिकंसीडर करने का प्ली अप्रूव कर लिया है। ओह, रियली? रियली इट्स अ गुड न्यूज़। और इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट ने डीसीपी चंद्रकांत थैया को अपॉइंट किया है। एंड आई होप आपकी परांजलि को इस बार इंसाफ जरूर मिलेगा। नम्रता बेटी, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। देखना, अब हमारे प्रांजलि को न्याय जरूर मिलेगा। हाँ माँ, मैं प्रांजलि के हत्यारे को जेल भिजवा कर रहूंगी। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सर, we have got the news. सुहेल अख्तर की वाइफ का केस रीओपन हुआ है। यस, दिस इज ट्रू। और आप इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं? जी हाँ। आपको क्या लगता है सर, इस केस का रीओपन होने की वजह क्या है? क्या ऐसे कुछ सबूत थे जो सामने नहीं आए, जो आप अभी कोर्ट में पेश करेंगे? देखिए, फिलहाल तो एक केस अभी कोर्ट में है और मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रांजलि की मदर और सिस्टर ने केस की री इन्वेस्टिगेशन की अपील को कोर्ट ने अप्रूवल दे दी है और मैं इस इन्वेस्टिगेशन टीम का जांच अधिकारी हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करता। सर, आपको क्या लगता है केस की रीओपनिंग सुहेल अख्तर को फंसाने की साजिश है? ये सब तो जांच में सामने आ जाएगा। पर सुहेल के लॉयर ने तो नम्रता पर आरोप लगाया है। आरोप लगाना उनका कार्य क्षेत्र है और मेरा काम जांच करना है। केस कोर्ट में है, मैं इससे ज्यादा अभी कुछ और नहीं कर सकता। प्लीज। तो आपने देखा, फेमस टीवी एंकर सुहेल अख्तर की वाइफ की सुसाइड के केस में एक नया मोड़ आ गया है। अब देखना यह है कि क्या ऐसे नए सबूत मिलेंगे जो केस को नई दिशा देंगे। क्या नम्रता द्वारा लगाया गया सुहेल अख्तर पर इल्जाम सही साबित होंगे या फिर इस कहानी को एक नया मोड़ मिलेगा? मैं समा खान, रिपोर्टर हिमांशु शर्मा के साथ, पावर न्यूज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुहेल अख्तर आपके इस टीवी शो इंडियाज वांटेड क्रिमिनल पे आप सब हजरात का खैर मकदम करता हूँ। ये है जावेद खान, यूपी का एक निहायती खूंखार वांटेड सीरियल किलर, जिसे यूपी की पुलिस एक लंबे अरसे से तलाश रही है। जावेद खान, हम अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले कई महीनों से तुम पुलिस से छुप के भाग रहे हो, लेकिन अब वक्त आ चुका है तुम्हारे पकड़े जाने का या फिर एनकाउंटर में मार दिए जाने का, क्योंकि हिंदुस्तान की करोड़ों आवाम अब इस शो के जरिए तुम्हें देख रही है और तुम उनकी नजरों से बच नहीं पाओगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस शो को देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम्हारे एनकाउंटर का ख्याल तुम्हारा दिल दहला देगा। लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है और वो ये कि अपने आप को यूपी पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता बच गया है तुम्हारे पास, वरना तुम भी गैंगस्टर यूसुफ जैदी की तरह एनकाउंटर में मार दिए जाओगे। हाँ, अगर तुम अपने आप को सरेंडर करना चाहते हो तो हमारा ये शो इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स और मैं सुहेल अख्तर जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे तुम बेफिक्र होके और बेझिझक कॉल कर सकते हो, और अगर तुम फोन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान की आवाम
तुम्हें पकड़वाने में जरूर हमारी मदद करेगी, जैसे कि वो अब तक करती आई है। तो दोस्तों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर आपको जावेद खान की खबर मिलती है तो हमें इस नंबर पर फोन करके इत्तला कीजिए और हमें उसे पकड़वाने में मदद कीजिए। सो लेट्स फाइट अगेंस्ट द क्राइम टुगेदर। शुक्रिया, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट और जय हिंद। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। ये बहुत ही एग्रेसिव एंकर रहा है सोहेल अख्तर। हाँ सर, एग्रेसिव तो था, लेकिन उसी के साथ साथ उसका शो बहुत इफेक्टिव भी था। तकरीबन 20 से 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स पकड़े जा चुके थे इस शो के कारण। सर, लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस शो से और सोहेल से क्रिमिनल्स बहुत डरते थे। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द केस। केस फाइल। सर, तुमने केस फाइल पढ़ ली? जी सर। मिश्रा, मुझे इस केस से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात भी शेयर करोगे, क्योंकि अगर ये केस थर्ड टाइम इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो इस केस को सॉल्व करने में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। इज दैट क्लियर? सर, लेट्स स्टार्ट। सर ये देखिए सर, 1990 में सोहेल और प्रांजलि रामशरण कॉलेज जो दिल्ली में है उससे मास कम्युनिकेशन किया, वहीं इन दोनों के बीच प्यार हो गया। सोहेल, अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है और पापा कह रहे हैं कि मैं MBA करके ना MNSS में जॉब के लिए अप्लाई कर दूं, पर मुझे नहीं जाना है अब्रॉड। व्हाट यू से? सोहेल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ बोलोगे? शादी करने का मन है? शादी? हाँ, शादी। बोलो, मुझसे शादी करो। पर कैसे? कैसे मतलब? मतलब ये कि तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू, तो हमारे फैमिली वाले कैसे मानेंगे? तुम मान जाओ, बाकी सबको मैं मना लूंगा। पर अगर नहीं माने तो? नहीं माने तो मैं उनसे शादी थोड़ी कर रहा हूँ जो नहीं मानेंगे। बोलो, करोगी नहीं मुझसे शादी? ऑफ कोर्स करूंगी, पर सुहेल, हमारे पेरेंट्स को मनाएगा कौन? हम मनाएंगे, मतलब ट्राई तो कर सकते हैं। I love you. सानिया की शादी वादी करनी है कि नहीं? कोई अच्छा लड़का देखो। अरे कोई लड़का मिले तो सही। अब्बू, आपसे कुछ बात करनी थी। लो बेटा। अब्बू, मेरे कॉलेज में एक लड़की है, मैं उसे पिछले 2 सालों से जानता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सोहेल बेटा, कहाँ रहती है वो? क्या नाम है उसका? अम्मी, वो यहीं दिल्ली के है, आनंद विहार की। अरे भाईजान, नाम तो बताइए। उसका नाम है प्रांजलि खन्ना। हिंदू है? हाँ अम्मी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये शादी नहीं हो सकती। मेरे जीते जी किसी गैर मजहब की लड़की से मैं शादी नहीं होने दूंगा। लेकिन अब्बू, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता अब्बू। एक बार उसकी बात तो सुन ली। खामोश साजदा, मेरे जीते जी मैं उस लड़की से शादी नहीं होने दूंगा। भूल जाओ उस लड़की को। पापा, मैं बहस नहीं कर रही, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। सुहेल बहुत अच्छा लड़का है पापा, प्लीज समझिए ना। अब तुम मुझे समझाओगी? लो, सुन लो अपनी संतान की। अब ये इतनी बड़ी हो गई है कि हमें ही समझाने चली है। अरे जिंदगी में क्या गलत है क्या सही है इस बात का पता है मुझे, और जिस बात का तुम्हें नहीं पता वो ये कि ये शादी जायज नहीं है। वो मुसलमान लड़का है और हम हिंदू। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम उसकी लाख खूबियां मुझे बताते रहो, मैं शादी के लिए हामी किसी दिन नहीं भरूंगा। बस तुम उस लड़के को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। पापा, सुहेल बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बार बार ये प्यार वार सब रहने दो। बस मुझे इतना पता है कि मैं जल्द ही अपनी बरादरी में कोई लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। दैट्स ऑल। पापा, मम्मी। चुप कर, पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटवाएगी क्या? प्रांजलि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मेरे घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है।
अम्मी तो फिर भी एक बार मान रही, लेकिन अब्बू वो एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे घर में भी सेम प्रॉब्लम है, साफ साफ मना कर दिया उन लोगों ने। इनफैक्ट पापा, उन्होंने तो मेरे लिए लड़का भी देखना शुरू कर दिया और मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या? हाँ सुहेल, प्लीज कुछ करो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज सोहेल। Even I can't live without you, प्रांजलि। भाग चले। क्या? Are you sure? आई एम श्योर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे घर वाले मानेंगे। तुम क्या कहते हो? भाग चले ना। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? मेरी अंकिता दीदी है ना, लंदन वाली, उनसे बात की है मैंने। उन्होंने बोला है कि हम दोनों वहाँ पर आ जाएं और वो हमारी शादी करवा देंगी। उसके बाद जब सब ठीक हो जाएगा ना, 7-8 महीने बाद, तो हम इंडिया वापस आ जाएंगे। तो उसके लिए हमको वीज़ाज़ वगैरह? वो अंकिता दीदी कर लेंगी, उन्होंने कहा है। ठीक है। सर 1993 में सोहेल और प्रांजलि ने प्रांजलि की बहन अंकिता की मदद से लंदन में शादी कर ली और उसके बाद 1994 में ये इंडिया वापस भी आ गए। सुहेल, तुम्हारे अब्बू ने क्या कहा? प्रांजलि, वो अभी हमसे नाराज है। अब्बू तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है, अम्मी तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। प्रांजलि, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा। इट्स ओके, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर तुम्हारे अब्बू हमारे प्यार और हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? लेकिन तुम्हारे घर पे क्या माहौल है? प्रदीप भैया मम्मी पापा से बात करेंगे और लंदन से अंकिता दीदी का भी फोन आ जाएगा। होपफुली कल तक सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सोहेल, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। वो मुझसे ना अब इस होटल में और रहा नहीं जाता, तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हमारे घर रह सकते हैं? ठीक। पापा गुस्सा छोड़िए ना, प्रांजलि को हमारी और हमारे घर की जरूरत है। हाँ पापा, सुहेल बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश भी हूँ इनके साथ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुमने इस लड़के के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो इसके साथ भाग गई लंदन और वहां जाकर शादी कर ली? हैं? क्या देखा इसके अंदर ऐसा? ये बहुत ध्यान रखते हैं मेरा और बहुत प्यार भी करते हैं मुझे। और मैं जानती हूँ पापा कि आप भी मान चुके हैं, बस बोलना नहीं चाह रहे। मान जाइए ना। पापा मान भी जाओ ना। तू चुप कर। पापा, मैं जानता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और आपको सिर्फ मेरे मज़हब से प्रॉब्लम है, लेकिन पापा मेरे मुसलमान होने या ना होने से प्रांजलि की खुशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बात आप उसका खुश चेहरा देखकर जान सकते हैं। पापा, मैं आपसे आज सिर्फ एक ही वादा कर सकता हूँ कि मैं प्रांजलि को जिंदगी भर खुश रखूंगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे और उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने दोगे। जी पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रांजलि के घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि सोहेल एक बहुत अच्छा लड़का था। प्रांजलि की फैमिली में उसके फादर सोहेल को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। उनको लगता था कि सोहेल के रूप में उन्हें एक बेटा मिल गया। पर प्रांजलि की फैमिली ने प्रांजलि और सोहेल के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सोहेल के अब्बू ने नहीं किया था। लेकिन बाद में वो मान गए। कुछ महीनों तक ये दोनों सहदेव जी के घर पे रुके थे। उस दरमियान इन लोगों ने एक शो का कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसका नाम था इंडियाज वांटेड क्रिमिनल। तो इस शो के पायलट में प्रांजलि होस्ट कर रही थी। जब इन लोगों ने इस शो को बड़े चैनल को दिखाया, जैसे ही बड़े चैनल ने इस शो को अप्रूवल दिया, सोहेल ने प्रांजलि को एज ए होस्ट रिप्लेस कर दिया। जब प्रांजलि ने उससे पूछा कि ऐसा उसने क्यों किया, तो उसने बताया
कि चैनल की डिमांड है कि उन्हें फीमेल होस्ट नहीं बल्कि मेल होस्ट चाहिए। प्रांजलि सोहेल की बात को मान गई, लेकिन जैसे ही शो हिट हुआ, प्रांजलि और सोहेल ने अपना खुद का घर वसंत विहार में खरीद लिया और वहीं रहने लगे। और उन दोनों की एक बच्ची हुई जिसका नाम उन लोगों ने आलिया रखा। उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। सर, इंडियाज वांटेड क्रिमिनल शो के हिट होने के कारण सोहेल को धमकियां मिलने लगी थी, जिसके कारण वो अपने साथ लाइसेंसी पिस्टल भी रखता था। और सर, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर 2 कांस्टेबल तैनात कर दिए। और फिर सर एक दिन, यार जो भी कहो, दम है इस बंदे सोहेल में। ऐसे ऐसे क्रिमिनलों की नाम लेकर खुलेआम रिपोर्टिंग करता है जिसके सामने बड़े बड़ों की हवा टाइट हो जाती है। हवा टाइट हो जाती है कि लूज हो जाती है? यार उसके दम की वजह से ही तो हम यहाँ हैं। ना वो दम दिखाता, ना उसे धमकियां मिलती और ना हम यहाँ होते। यार लेकिन मानना पड़ेगा, एक सीरियल की वजह से उसने देखा कितना बड़ा बंगला खड़ा कर दिया, देख रहे हो? जल्दी चलिए, मेरी बीवी ने खुद को चाकू मार लिया है। कहाँ? जल्दी आइए, चलो। प्रांजलि, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। प्रांजलि, 2 मिनट और प्रांजलि, जल्दी चला। हाँ प्रांजलि, हाँ प्रांजलि, आलिया है मेरे पास, बेटा आलिया है। जल्दी जाओ, तुम सांस लेती रहो प्रांजलि, आगे खुली रखो। डॉक्टर साहब, अरे क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब, कुछ खा लिया इसने, बट इनके पेट से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। उसने खुद को चाकू मार लिया। डॉक्टर साहब प्लीज सेव। ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे बैठिए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर जल्दी पे लेके चलिए हमारे वार्ड में। टेंशन मत लो, ये दे देंगे। हाँ सर यहाँ कांड हो गया सर। सर सोहेल की बीवी ने सुसाइड करने की कोशिश की है सर। हम लोग हॉस्पिटल लेके आए हैं उसे। जी सर, ओके सर। डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखिए, आपके पत्नी का ब्लड फ्लो रिड्यूस करने के लिए हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है, पर मुझे लगता है कि इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पेट में बहुत बड़ा जख्म है और इन्हें तुरंत ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, पर हमारे पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि मैं इनका ऑपरेशन कर सकूँ इस वक्त यहाँ पे। और भी इनमें फैसिलिटीज नहीं, अगर मैं इसको ले जाऊँगा तो याद है इसमें खत्म हो जाएगी। जी, समझने की कोशिश कीजिए। आप यदि यहाँ से नहीं भी लेके जाएंगे तो मर जाएगी, क्योंकि हमारे पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी और सर्जन्स नहीं है जो इनका ऑपरेशन कर सके। सो प्लीज़ इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में तुरंत लेके जाइए। राजरी आगे खोलो, डैम इट, राजरी आगे खोलो।
डॉक्टर साहब क्या हुआ? सॉरी, शी इज डेड। पूरा घर छान मारो, एक एक चीज सर्च करो। सोहेल अख्तर की वाइफ की कंडीशन कैसी है? सर अभी हॉस्पिटल में। मुझे सोहेल से बात करनी है। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। सर शांत हो जाइए सोहेल जी, हिम्मत रखिए। वी आर सॉरी फॉर योर लॉस। हम इस वक्त आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हमें आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ करनी होगी अभी। क्या आप बता सकते कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर, मैं और प्रांजलि बेडरूम में थे, उसका बर्थडे आने वाला था सर, तो उसकी तैयारी में लगी हुई थी। उसने मुझे कहा कि गेस्ट आने वाले, उसकी लिस्ट बना रही थी सर वो, लेकिन मैं अपने काम में बिजी था सर, केस की तैयारी कर रहा था। सुहेल, मैं सोच रही हूँ कि मेरा बर्थडे ना इस बार बैंकेट हॉल में मनाते हैं, क्या बोलते हो? हाँ ठीक। और हमारे फैमिली मेंबर्स को भी बुलाएंगे, दोनों के, और कुछ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और हाँ, जो हमारे नेबर है ना जिनके साथ में हमारी अच्छे से बनती है, उनको भी इनवाइट कर लेते हैं। ठीक है सोहेल? सोहेल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। प्रांजलि देखो, तुम्हारे अभी बर्थडे में 1 महीने का वक्त है, बहुत टाइम है अभी। इस बारे में हम लोग कल भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो इस समय मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ। कांट यू सी दिस? अगर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना ही नहीं है तो क्लियर बोल क्यों नहीं देते? प्रांजलि, तुम जानती हो इस समय मैं हरीश सिंधु के केस में बिजी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। 2 दिन में उसका शूट करना है, एडिट करके रेडी करके देना है क्लाइंट को मुझे। यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, कभी हरीश सिंधु, कभी जावेद खान, बस यही सब। हमारा प्यार तो कुछ है ही नहीं, ना ही हम दोनों के वो वादे, कुछ भी नहीं। बस तुम्हारे केस, क्रिमिनल, और तुम्हारा इंडियाज वांटेड क्रिमिनल शो, यही सब कुछ है ना? पागल हो गई हो प्रांजलि, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। तो ऐसा करती हूँ, अपने आप को ही मार लेती हूँ। तो बात करनी हाँ, मुझसे बात करना ही बेकार है। इंतजार करती हूँ कि तुम काम से आओगे तो मुझे टाइम दोगे, ये सब टाइम स्पेंड करोगे, अच्छे से बातें करोगे, लेकिन नहीं, तुम्हारा ये शो ही सब कुछ हो गया ना। मैं तो अब तुम्हारे लिए कुछ हुई नहीं। सोहेल, अरे तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। नहीं सुन, मतलब ये मुझे सच में पागल समझता है। मैं आज मर ही जाती हूँ, किस्सा ही खत्म करती हूँ। प्रांजलि, प्रांजलि गन रखो। देखो पागलपंती मत करो, गन रखो। पागल ही हो गई हूँ। अभी तो तुमने कहा कि मैं पागल हो गई हूँ, तो मर जाती हूँ ना। प्रांजलि, हाँ, प्लीज पागल हूँ। देखो मेरी बात सुनो प्रांजलि। देखो, पास मत आना, पास मत देना मेरे। छोड़ो, किस मेरे को दे। क्या छोड़? मरने जा रही हूँ ना। प्रांजलि चुप रहो, देखो गन। क्या चुप? मरने तो जा रही हूँ, खुश रहो ना तुम। और बस यही चाहते हो ना तुम कि अपनी मनमानी कर सको। अब देखना, मैं मर जाऊंगी। प्रांजलि खुश रहना तुम। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो
आलिया, ठीक है। आलिया क्या कर रही? छोड़ो छोड़ो मुझे, मरने दो भाई, दो मुझे। जा तो नहीं मरने, क्या चाहते क्या? समझते क्या अपने आप को? मैं नहीं रहूंगी जिंदा। देखना, जब मर जाऊंगी ना तब तुम्हें एहसास होगा। क्या करूंगी? क्या करूंगी? पागल हूं ना मैं, दिखाती हूँ। प्रांजलि, प्रांजलि, प्रांजलि क्या कर रही हो? पागल हूं ना? तुम्हें क्या लगता है तुमने पिस्टल ले लिया तो अपने आप को मार नहीं सकती? मैं उसको नहीं रोक पाया सर। सोहेल जी, क्या आप बता सकते कि पिछले कुछ दिनों से प्रांजलि डिप्रेशन में चल रही थी? मेरे कहने का मतलब है कि आपने जैसे कहा कि आप अपने काम में बहुत बिजी थे और इन्हें अटेंशन की जरूरत थी, कहीं ऐसा नहीं अटेंशन ना मिलने की वजह से ये डिप्रेशन में चली गई हो और डिप्रेशन में चलते इन्होंने ये कदम उठा लिया हो? नहीं सर, मैं प्रांजलि से बहुत प्यार करता था सर, बस थोड़ी सी बहस हो गई थी तो उसने ये कर लिया, लेकिन मैं हमेशा उसको वक्त देता था और उसे कभी भी अटेंशन की कमी नहीं हुई सर। इनके पेरेंट्स? सर वो अभी रास्ते में होंगे, हॉस्पिटल आ रहे होंगे सर। मैं जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके। हाँ जरूर जरूर। सर क्या लगता है आपको? फिलहाल तो ये सुसाइड का केस ही लग रहा है। हमें पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट का वेट करना होगा। तब तक तुम एक काम करो, इनके अड़ोस पड़ोस से पूछताछ करो और प्रांजलि और सोहेल के करीबी दोस्तों से पूछताछ करो। इन दोनों के बीच में कोई अनबन तो नहीं थी? जी सर। चलिए। कल रात अपने शो में क्रिमिनल जावेद खान को सरेंडर करने की चेतावनी देते हुए सोहेल अख्तर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कल की रात उनके लिए कितनी मायूसी लेकर आएगी। पुलिस से हमें पता चला है कि उनकी वाइफ ने सुसाइड किया। सुसाइड का मोटिव क्या था ये तो अभी नहीं पता चला है हमें, मगर हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन की वजह क्या है? सोहेल और प्रांजलि का तनाव या कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम आपको इस न्यूज पे अपडेट देते रहेंगे जैसे ही हमारी बात सोहेल जी से होती है। तब तक आप देखते रहें एक्सप्रेस टुडे। सर प्रांजलि डिप्रेशन में नहीं थी। क्या प्रांजलि और सोहेल के बीच में कोई अनबन? जी नहीं, बल्कि सोहेल प्रांजलि को खुश रखता था। हमें नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन हुई होगी। अब सोहेल एक अच्छा इंसान है, वो हमेशा प्रांजलि को खुश रखता था। सदैव जी, अगर प्रांजलि और सोहेल के बीच में कोई अनबन नहीं थी, यानी कि प्रांजलि खुश थी, तो फिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया? सर वो प्रांजलि थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाती थी। इनफैक्ट 4 साल पहले उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। क्या रीजन क्या था? सर रीजन तो कोई नहीं था, सोच से छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ था उसका, बस कपड़ों को लेकर। उसने सुसाइड करने की कोशिश की,
सोहेल ने उसे बचाया था। क्या कुछ दिन पहले उन्होंने कोई ऐसी बात शेयर की थी जैसे कि किसी से नाराज हुई हो या किसी से झगड़ा हुआ हो? नहीं साहब, ऐसा तो उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। आपकी 2 बेटियां और है ना? जी, नम्रता सबसे बड़ी है जो यूएसए में रहती है और अंकिता लंदन में। हमें उन दोनों के स्टेटमेंट्स भी लेने होंगे। जी सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अगर हमें और कोई इंक्वायरी की जरूरत हो तो हम आपसे फिर से पूछताछ करेंगे। जी बेहतर। थैंक यू। सर एक सवाल। सर कुछ पता चला कि प्रांजलि ने सुसाइड क्यों किया? सर क्या प्रांजलि डिप्रेशन का शिकार थी? अगर हाँ तो उसकी क्या वजह थी सर? देखिए, फिलहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे कुछ इंक्वायरी खत्म होगी हम आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर, क्या ये वाकई में एक सुसाइड केस है, सच कुछ और है? फिलहाल तो सुसाइड का केस ही लग रहा है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। थैंक यू। पुलिस को मामला सुसाइड का लगता है, बट वो अभी श्योर नहीं है। अब ये सारा मामला जाकर रुक गया है प्रांजलि की पोस्टमार्टम एंड फोरेंसिक रिपोर्ट पे। अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली उस रात में हुआ क्या था। मैं समा खान, कैमरामैन हिमांशु के साथ। क्या कर लिया प्रांजल? कम से कम आलिया के बारे में तो सोचा होता उसने। उसकी परवरिश में अकेले कैसे करूंगा? और प्रांजलि की बिना मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगा? पापा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आलिया की देखभाल हम कर लेंगे, हम ख्याल रखेंगे आलिया का। चलो बेटा, प्रेस वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। आओ। नहीं पापा, मैं अभी इस समय मीडिया से बात नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। ठहर जाइए। आप बेटा चलो अंदर बैठो। देखिए, मैं प्राण जी का पिता हूँ। आप जो सवाल करना चाहते हैं आप मुझसे कीजिए। आप प्रांजलि के पिता हैं, क्या आप बता सकते हैं उनके सुसाइड करने का रीजन क्या था? क्या वो किसी बात से डिप्रेस थी? जी नहीं, वो सुसाइड के 5 घंटे पहले घर आई थी हमारे पास। सर तो क्या आपको भनक लगी थी कि आपकी बेटी सुसाइड करने वाली है? जी नहीं, प्रांजलि कभी भी डिप्रेशन में नहीं लग रही थी, और अगर वो डिप्रेशन में थी नहीं तो अंदाजा भी कैसे लगाया जा सकता है कि वो, अगर मुझे थोड़ी सी भी भनक होती तो मैं उसे सुसाइड करने से रोक लेता। देखिए, हम लोग काफी अपसेट हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, प्लीज सर। हाँ शंकर। सर, प्रांजलि की बहन अंकिता ने अपना स्टेटमेंट लंदन से फैक्स कर दिया है और उसका कहना है कि प्रांजलि सोहेल के साथ काफी खुश थी। उसे नहीं लगता कि वो किसी डिप्रेशन से गुजर रही थी। अगर ऐसा कुछ होता सर तो वो उसे जरूर शेयर करती। ठीक है, और उसकी बहन नम्रता, उसका स्टेटमेंट? सर, अभी तक उसका स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आसपास के पड़ोस के लोगों से और उसके खास दोस्तों से हमने इंक्वायरी की, लेकिन कोई सस्पिशियस हाथ नहीं आया। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जिस चाकू से प्रांजलि की मौत हुई है उस पर सोहेल के कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, नथिंग सस्पिशियस। रही बात सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो 3 में से 2 डॉक्टर्स का कहना है कि प्रांजलि की मौत सेल्फ सस्टेन्ड इंजरी से हुई है और उन लोगों का मानना है कि ये एक सुसाइड है। ठीक है, अब क्या सर? सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एक क्लीन सुसाइड केस है। हमें इसमें कोई भी चीज सस्पिशियस नहीं लग रही है। सर, हम इस केस को क्लोजर देना चाहते हैं। अगर आप लोग थोड़ा और टाइम चाहें तो ले सकते हैं। नहीं सर, मुझे लगता है कि ये केस सोल्व हो चुका है। ठीक है, गो अहेड। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ जाहिर हुआ है कि टीवी एंकर सोहेल अख्तर की वाइफ प्रांजलि खन्ना ने सुसाइड किया है।
इस केस में हमें और कोई भी फॉल प्ले नजर नहीं आ रहा, इस वजह से इस केस को हम क्लोजर दे रहे हैं। सर पर सुसाइड का रीजन? देखिए, प्रांजलि के फैमिली और उनके करीबी दोस्तों से ये पता चला है कि प्रांजलि एक शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की थी। उन्हें बात बात में काफी गुस्सा आता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रांजलि के पति सोहेल उस रात अपने शो के काम में कुछ व्यस्त थे। वो अपने बर्थडे के बारे में बातचीत करना चाहती थी, लेकिन सोहेल के बिजी होने के कारण वो उनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाया। इस बात का गुस्सा लेकर उन्हें लगा कि सोहेल आजकल उन पर अटेंशन नहीं दे रहे और उन्होंने गुस्से में आकर किचन में जाके किचन नाइफ से सुसाइड कर लिया। सोहेल जी, क्या आप वाकई में प्रांजलि को अटेंशन नहीं दे रहे थे? देखिए, मैं प्रांजलि से बहुत प्यार करता था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वारदात के दिन और इसके 2-4 दिन पहले से मैं काफ़ी मसरूफ़ था अपने टीवी शो के नए एपिसोड के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं उसको टेंशन नहीं दे रहा था। प्रांजलि मेरी ज़िंदगी थी और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि उस रात अगर मैं अपने काम को साइड में रख के प्रांजलि को वक्त दे देता तो आज वो मेरे साथ में होती। सर, सोहेल की फैमिली और उसके फ्रेंड ने उसका बखूबी साथ दिया था, यहाँ तक कि प्रांजलि की फैमिली ने भी। सर, प्रांजलि की मौत के बाद सोहेल उनके पेरेंट के साथ ही रहने लगा। सोहेल बेटा, प्रांजलि को जाना था, वो चली गई और तुम कब तक उस हादसे के साए में जीते रहोगे? आलिया के बारे में सोचो, उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम इन्हें उसे पालना है। और अगर इस तरह से तुमने ही हौसला तोड़ दिया तो पापा, कम से कम उसने हम दोनों के बारे में तो सोचा होता। ये ठीक नहीं किया प्रांजलि ने। सोहेल, जाने वाली तो चली गई है। आलिया के बारे में सोचो बेटा, इस बिन माँ की बच्ची के लिए तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। यू विल हैव टू मूव ऑन फॉर हर। समझो बेटा, और इस तरह से अगर तुम ही टूट गए तो इस बच्ची का भविष्य तो। सोहेल, पापा ठीक कह रहे हैं। आखिर कब तक मातम मनाओगे? तुम्हारे ऑफिस से कितने लोग कॉल कर चुके हैं कि शो की शूटिंग कब शुरू करोगे? तुम्हारे शो को और तुम्हारे ऑफिस के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। प्रदीप सही कह रहा है, तुम माफी चाहना शुरू करो, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा वहां। जी पापा। पर सोहेल ने अपने शो की शूटिंग शुरू कर दी। उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी और ठीक 3 महीने बाद प्रांजलि की बहन यूएस से नम्रता आई और उसने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद से सोहेल की लाइफ फिर से खराब हो गई। यस, मैं नम्रता आहूजा, इंस्पेक्टर सर से मिलना चाहती हूँ। जी, क्या काम है आपको? मैं टीवी होस्ट सोहेल अख्तर की वाइफ प्रांजलि की बड़ी बहन हूँ। प्रांजलि के सुसाइड से रिलेटेड उनसे बात करना चाहती हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? प्लीज मैम, आप यहाँ बैठिए, मैं आता हूँ। थैंक यू। सर। जी शंकर। सर, टीवी होस्ट सोहेल अख्तर की वाइफ प्रांजलि की बड़ी बहन नम्रता आपसे मिलना चाहती है। कौन? जिसने लंदन से अपना स्टेटमेंट फैक्स किया था वो? सर, ये यूएसए में रहती है और अभी तक इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया नहीं। सर, इस केस के बारे में वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। ठीक है, बुलाओ उन्हें। जी सर। मैम, प्लीज आइए। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू। सर, मैं नम्रता आहूजा, टीवी होस्ट सोहेल अख्तर की वाइफ प्रांजलि की बड़ी बहन हूँ। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मैं प्रांजलि के सुसाइड केस के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। पर वो केस तो 3 महीने पहले क्लोज हो चुका है। हम आपके स्टेटमेंट का वेट भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी अब इस केस के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें बता सकती है। सर, आई बिलीव कि प्रांजलि ने सुसाइड नहीं किया है।
तो आप क्या कहना चाहती है? आई थिंक उसका मर्डर हुआ है और ये मर्डर सुहेल अख्तर ने किया है। लेकिन सोहेल अख्तर अपनी बीवी को क्यों मारेगा? और ये बात इतने दावे के साथ आप कैसे कह सकती है? सर, सोहेल प्रांजलि से दहेज की मांग करता था। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि एक आदमी जो सक्सेसफुल टीवी एंकर है, जो महीने के लाखों रुपया कमाता है, उसने दहेज के लिए अपनी बीवी को मार दिया। जी हाँ सर, क्योंकि वो एक नंबर का लालची इंसान है। मैंने उसे 10-10, 20-20 हजार डॉलर यूएस से भेजे हैं। यहाँ तक कि उसने जो घर खरीदा है उसके लिए भी मैंने उसे पैसे दिए हैं। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? फिलहाल तो नहीं है सर, पर उसने प्रांजलि का जीना हराम करके रखा था। बिलीव मी, वो एक क्रिमिनल है सर, उसे अरेस्ट कीजिए प्लीज। आपको पता है किस पे एलिगेशंस लगा रही है? सोहेल अख्तर वो इंसान है जिसने इंडिया में क्राइम के अगेंस्ट एक मुहिम छेड़ रखी है अपने टीवी शो इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स के द्वारा, और इस शो के थ्रू बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी पकड़े गए हैं और आप उस पर इल्जाम लगा रही हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं किस पर इल्जाम लगा रही हूँ। वो लोगों के सामने महात्मा बनकर बैठा है, पर उसका असली रूप मैं जानती हूँ और प्रांजलि को भी उसका असली रूप पता चल गया था। इसी के चलते उसने उसका मर्डर कर दिया ताकि उसकी जो इमेज मार्केट में है वो बरकरार रहे। पर आई नो सर, बिलीव मी, वो एक क्रिमिनल है, उसे अरेस्ट कीजिए। लेकिन आपके फैमिली वाले ने तो हमें ये बयान में कुछ भी नहीं बताया था। आई नो सर, क्योंकि उन लोगों पर भी सोहेल के अच्छे इंसान बने रहने का भूत सवार है। ब्लाइंडली फेथ करते हैं उस पर। चलो ये मान भी लिया, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में प्रांजलि के बॉडी के एग्जामिन करने वाले 3 डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर्स ने इस केस को सुसाइड करार दिया है, और जिस चाकू से प्रांजलि का खून किया गया है उस चाकू पे सोहेल अख्तर के फिंगरप्रिंट्स के निशान भी नहीं पाए गए। सर, हो सकता है ये प्लान्ड मर्डर हो। आपने अभी कहा कि 3 डॉक्टर्स में से 2 का मानना है कि ये सुसाइड है, पर एक डॉक्टर का अभी भी मानना है कि शायद ये सुसाइड नहीं है। जी, Which means 33% चांस है अभी सर। लेकिन आज आप अचानक 3 महीने बाद यहाँ आकर कह रही है कि सोहेल ने प्रांजलि का खून किया। अब इस बात के यकीन हम कैसे कर लें? ये चीज आपको 3 महीने पहले आके बतानी चाहिए थी जब प्रांजलि की डेथ हुई थी। आई नो सर, अगर मैं ये स्टेटमेंट यूएस से भेजती तो आप लोग बिलीव नहीं करते, जैसे कि अभी नहीं कर रहे। मैं 3 महीने से ट्राई कर रही हूँ इंडिया आने के लिए, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और आज मैं प्रांजलि को न्याय दिलाने के लिए यहाँ वापस आई हूँ। सर प्लीज आप ये केस रीओपन कीजिए, री इन्वेस्टिगेशन कीजिए प्लीज सर। ठीक है, हमसे जो होगा हम करेंगे, लेकिन इस चीज के लिए टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए आप जा सकती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर, नम्रता की बातों में दम है। आपको क्या लगता है, क्या हमें केस रीओपन करना चाहिए? पता नहीं शंकर, नम्रता की बातों पर मेरा मन यकीन तो कर रहा है, साथ में ये भी खटक रहा है कि अगर नम्रता को डाउट था कि प्रांजलि का मर्डर सोहेल ने किया है, तो फिर वो 3 महीने बाद आके क्यों बता रही है? ये चीज हमें पहले भी आके बता सकती थी वो। लेकिन सर, वो तो कह रही है कि वो काफी ट्राई कर रही थी इंडिया में आने के लिए, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला का क्या मतलब? अगर किसी इंसान को आना ही है तो 2 दिन में भी प्लान करके आ सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है सर कि उसे ऐसा लगा हो कि सोहेल को कातिल साबित करने के लिए महीना भर तो लग ही जाएगा, शायद इसीलिए उसने प्लान किया हो। ठीक है, प्रांजलि और सोहेल की फैमिली से फिर से एक बार पूछताछ करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये केस रीओपन करना है कि नहीं। जी सर। मैं नम्रता आहूजा, टीवी होस्ट सोहेल अख्तर की वाइफ, प्रांजलि की बड़ी बहन हूँ, और मैं आप सब मीडिया वालों के सामने कन्फेस करना चाहती हूँ कि मेरी बहन प्रांजलि की आत्महत्या का जिम्मेदार उसका पति सोहेल है और कोई नहीं। तो आप कहना क्या चाहती हैं? सोहेल ने अपनी वाइफ को सुसाइड करने के लिए प्रोवोक किया है? प्रोवोक तो बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन उस रात प्रांजलि ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है। आपका कहने का मतलब है सोहेल ने अपनी पत्नी यानी प्रांजलि का कत्ल किया है? जी बिल्कुल। आप लोगों की नजर में वो एक क्रिमिनल को पकड़ने वाला इंसान है, पर सच तो ये है कि वो खुद एक क्रिमिनल है। उसने अपनी पत्नी प्रांजलि यानी अपनी वाइफ का कत्ल किया है, और ये बात मैं बहुत जल्दी आप लोगों को प्रूव कर दूंगी। थैंक यू। आपके पास मैम कोई एविडेंस, ऐसा कोई सबूत? सॉरी, नो मोर क्वेश्चन। वो इंडिया का भाई, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो इस तरह से मीडिया के सामने क्यों स्टेटमेंट दे रही है कि प्रांजलि का खून सोहेल ने किया? पापा, लेकिन दीदी पुलिस के पास गई क्यों? पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, ये तो वही बता सकती है ना। नम्रता, क्यों आई हो वापिस? क्या लगा रखा तुमने ये?
प्रांजलि को इंसाफ दिलाने आई हूँ पापा, और इंसाफ दिलाकर रहूंगी। आर यू क्रेजी? इंसाफ दिलाओगी? सोहेल को फंसाकर क्या इंसाफ दिलाओगी? मैं सोहेल को फंसा नहीं रही हूँ पापा। आप लोगों को नहीं पता, वो प्रांजलि से दहेज की मांग करता था और उसी ने प्रांजलि का मर्डर किया है। दहेज? प्रांजलि ने हमें दहेज के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, और ये भी नहीं बोला कि सोहेल ने कभी उसे दहेज की मांग की है। हाँ। मम्मी पापा, मुझे लगता है नम्रता दीदी बकवास कर रही है। ये पहले से सोहेल को पसंद नहीं करती थी और इसलिए उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे क्या मिलेगा सोहेल पर इल्जाम लगाकर? हमें क्या पता। नम्रता दीदी, आपको भाई क्या हुआ दीदी? तुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ सोहेल? ज्यादा एक्टिंग मत कर मेरे सामने, तेरी सारी असलियत मुझे पता है। क्या हुआ दीदी? आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? एक तो मेरी बहन की जान ले ली तूने, और अब सबके सामने देवता बनकर बैठा है। जेल जाने की तैयारी कर ले तू। हाँ, ज्यादा दिन आजाद नहीं घूम पाएगा। पापा बिलीव मी, प्रांजलि को इसी ने मारा है। बस नम्रता, बस बहुत हो गया। अब सोहेल के बारे में एक शब्द भी तुमने बोला ना तो फौरन इस घर से निकलना पड़ेगा। पापा लेकिन आई डोंट वांट टू लिसन यू एनीमोर। पापा, माँ तुम तो सुनो मेरी बात। हाँ प्रदीप, तू तो मेरा यकीन कर, मैं सच बोल रही हूँ। दीदी यकीन करने वाली बात होगी तो यकीन करूंगा, आपके झूठ पे कैसे यकीन करूं? प्रदीप, नहीं साहब, सोहेल ने तो कभी हमसे दहेज की मांग नहीं की और ना ही प्रांजलि ने कभी इसका जिक्र किया है। मालूम नहीं नम्रता क्यों उस पर इल्जाम लगा रही है। पापा मैं सच कह रही हूँ, प्रांजलि ने खुद मुझे बताया है, और मैं क्यों झूठा इल्जाम लगाने लगी इस पर? वो हमें क्या पता। सर, मैंने खुद 10-20 हजार डॉलर्स ट्रांसफर किए हैं। एक बात बताऊं पापा, वसंत विहार का इसका जो घर है उसके लिए भी कुछ पैसे मैंने ही दिए हैं। दीदी, वो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। अरे पूछ ना, क्या बात करनी है? तू मेरी छोटी बहन है, बेझिझक पूछ। वो मैंने और सोहेल ने ना बसंत विहार का घर लेने के लिए 10 लाख का प्राइवेट लोन उठाया था, और जिससे वो लोन लिया था उसको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है। हम लोगों के पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? देख प्रांजलि, पूरे 10 लाख तो मैं नहीं कर सकती, पर मैं देखती हूँ, जितना हो सकता है करती हूँ कुछ। थैंक यू नम्रता दी, हम ना आपके पैसे 6 महीने में पक्का वापस कर देंगे। इट्स ओके बाबा, मैं कुछ करती हूँ। हाँ ओके दी, थैंक यू सो मच। चल बाय, टेक केयर। सर, मैंने खुद $20,000 ट्रांसफर किए हैं यूएस से, और वो पैसा अभी तक मुझे वापस भी नहीं मिला है। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद सोहेल से पूछ लीजिए। सोहेल जी, क्या ये सच कह रही है? नहीं सर, ये गलत बोल रही हैं। मुझे इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। दीदी मुझे फंसा रही है। झूठ बोल रहा है ये आदमी सर, आप यकीन कीजिए। अगर आपको चाहिए तो मैं बैंक की स्टेटमेंट दिखा सकती हूँ। सर पता नहीं ऐसा क्यों बोल रही हैं, मगर ये सब झूठ है। अच्छा दीदी, आप मुझे एक बात बताइए, वो पैसा आपने किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था? मेरे? नहीं, प्रांजलि के। देखा इंस्पेक्टर साहब, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो पैसे उन्होंने किसके लिए दिए थे? क्या तुम्हारे और प्रांजलि के अलावा इन पैसों के बारे में और किसी को पता है? शायद नहीं। तो फिर आप ये एलिगेशन सोहेल जी पे लगा ही नहीं सकती है। सर, नम्रता दीदी प्रांजलि और सोहेल की शादी से नाखुश थी और शायद इसलिए ये सब नाटक कर रही हैं। मैं नाटक वाटक नहीं कर रही हूँ प्रदीप, मैं सच बोल रही हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि सोहेल ने ही प्रांजलि को मारा है। सर, जिस रात प्रांजलि की मौत हुई वो फोन पर मुझसे बात कर रही थी, पर इस सोहेल ने हमारी बात नहीं होने दी। दरअसल बात यह है कि प्रांजलि यूएस आना चाहती थी, और जिसके लिए मैंने पहले से टिकट भी बुक कर रखे थे। हेलो प्रांजलि। दीदी मैं बोल रहा हूँ सोहेल। सोहेल, प्रांजलि से बात कराओ। दीदी वो आपसे बात नहीं कर सकती। अरे मुझे उससे जरूरी बात करनी है, फोन दो उसे। नम्रता दीदी, वो यूएस नहीं आएगी, पागल हो गई है वो जो उसने आपसे टिकट बुक करवाई। सोहेल, फोन दो उसे, मुझे उससे बात करनी है। दीदी मैंने कहा ना आपको, जो भी बोलना मुझसे बोलिए, वो नहीं आ सकती। दीदी प्रांजलि, ये आदमी बहुत खराब है, इसने पापा और भाई को भी अपने बलि में कर दिया है, और मुझे ले जाओ दीदी यहाँ से। आर यू ओके?
प्रांजलि, फोन काट दिया। पागल हो तुम? मैंने कहा था तुमसे, तुम यूएस नहीं जाओगे। कहा ना तुमसे मैंने। मैं जाऊंगी। मैंने कहा ना प्रांजलि, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी, प्लीज। लेकिन एक बात सुन लो, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे और तुमको डाइवोर्स भी नहीं मिलेगा। समझ गए तुम? सर, आई थिंक उस रात सोहेल ने ही प्रांजलि के हाथ से वो फोन छीन लिया था। मैंने उसके बाद कई बार फोन ट्राई किया लेकिन फोन कट गया। और अगले दिन जब मुझे प्रांजलि की मौत की न्यूज मिली तो मैं श्योर हो गई कि उसकी मौत के पीछे सोहेल का ही हाथ है। अब हम कैसे मान ले इस बात को? सर, चाहिए तो मैं आपको फ्लाइट की टिकट दिखा सकती हूँ जो मैंने 3 महीने पहले बुक की थी। फिलहाल एक कॉपी है मेरे पास। सर, जब तक प्रांजलि यहाँ थी ना, उसे देखकर कभी ऐसा लगा कि वो नाखुश है और यूएस जाने की बात कर रही है। और सर, सुसाइड क्यों करेगी वो? एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ प्रदीप कि वो सुसाइड नहीं कर सकती, उसका मर्डर हुआ है। लेकिन दीदी, आपको तो पता है ना कि प्रांजलि का मूड कभी भी स्विंग हो जाता है। वो पहले भी कभी हाँ, सोहेल से तंग आकर उसने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस रात उसकी मौत हुई उसने सुसाइड नहीं की है, उसका मर्डर हुआ है। सर, आपको यकीन नहीं आता तो आप सोहेल से पूछिए कि मैंने यूएस की टिकट बुक कराई थी या नहीं। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि प्रांजलि के लिए नम्रता दीदी ने यूएस की टिकट भेजी थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि प्रांजलि नाखुश थी, बल्कि इसलिए क्योंकि नम्रता दीदी चाहती थी कि प्रांजलि यूएस आए। और प्रांजलि तो इसलिए जा रही थी क्योंकि वो छुट्टियां मनाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि प्रांजलि यूएस जाए, और इसलिए मैंने नम्रता दीदी का फोन काट दिया था उसे। झूठ बोल रहा है ये आदमी। सर, आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। दीदी, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? इतनी नफरत क्यों है मुझसे आपको? क्योंकि तू नफरत के लायक है सोहेल। तो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। तूने ही मेरी प्रांजलि का मर्डर किया है। यू आर अ मर्डरर। अब बस हो गया नम्रता दीदी, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। मैं कब से चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास किए जाएं। दीदी, आप पुलिस का टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? आप ना यूएस वापस चली जाओ। मैं यूएस नहीं जाऊंगी प्रदीप, मैं कोर्ट जाऊंगी। सर, इन लोगों की आंखों पर इस सुहेल की अच्छाई की पट्टी बंधी हुई है, और उधर अंकिता, वो भी इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है। आप प्लीज मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए और अरेस्ट कीजिए इसे। कोई अरेस्ट वेस्ट नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। पापा, आप ये चुप रहो। नम्रता, तुम उस बेचारे सोहेल को क्यों फंसाना चाहती हो? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ने आपका टाइम बर्बाद किया। कुछ और कहना आपको? ठीक है सहदेव जी, और कुछ बात होगी तो हम जरूर आएंगे। जी बेहतर। पापा, आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे इसे फंसा के क्या मिलेगा? सॉरी पापा, अब इस घर में मैं और नहीं रह सकता। मैं इसी वक्त यहाँ से निकल जाऊंगा। मम्मी, एटलीस्ट आप तो मेरा यकीन कीजिए। आप खुद ही सोचिए कि मुझे सोहेल को फंसाकर क्या मिलेगा। मैं सच कह रही हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। मैं आप लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे। अगर इस घर से किसी को जाना होगा तो तुम्हें नहीं, नम्रता को। नहीं पापा, नम्रता दीदी आपकी बेटी है, इस घर की बेटी है। यहाँ से मेरा जाना ही बेहतर होगा। सर, नम्रता की बातों पे कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था, ना ही उसकी फैमिली, ना ही पुलिस। लेकिन नम्रता का जो कन्विक्शन था सोहेल को गिल्टी प्रूव करने का, वो मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा। देखिए, मैं नहीं जानता कि नम्रता दीदी मुझ पर गलत एलिगेशंस क्यों लगा रही हैं। ना तो आज तक मैंने कभी दहेज की मांग की, ना ही कभी नम्रता दीदी से पैसे मांगे, और ना ही प्रांजलि मुझसे नाखुश थी।
मैं खुद भी नहीं जानता कि वो इस तरह से गलत इल्जाम लगाकर मुझे क्यों फंसाना चाहती है। देखिए, मैं सोहेल को ऐसे ही नहीं फंसाना चाहती हूँ। उसका जो सच है मैं और प्रांजलि ही जानते थे, और ये सच मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने साबित करके रहूंगी। लेकिन मैम, पुलिस ने तो इस केस को रीइन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया है। अब आप क्या करेंगी? पता नहीं, पर पहले मुझे इस केस से रिलेटेड कई एविडेंस कलेक्ट करने हैं, उसके बाद देखूंगी। पर मैं इतना जानती हूँ कि सोहेल जैसा क्रिमिनल इस सोसाइटी में ऐसे खुलेआम घूमना डिजर्व नहीं करता है। देखिए, मैं क्रिमिनल हूँ या नहीं, ये बात मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। पर सोहेल जी, आपको क्रिमिनल ठहरा के नम्रता जी को क्या फायदा होगा? देखिए, कुछ साल पहले नम्रता दीदी के हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। शी इज अ लोनली वुमन, अमेरिका में अकेली रहती है। हो सकता है कि मेरी बेटी आलिया की कस्टडी पाने के लिए वो मुझे जेल भिजवाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि नम्रता दीदी, जो बात गलत है उसको सही प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इससे सिर्फ आपका और मेरा वक्त जाया होगा। पापा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज पापा, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनूं? पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। आप, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए नहीं कर रही हूँ, हमारी प्रांजलि के लिए कर रही हूँ। आप एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। नम्रता, मुझे तुम्हारे साथ इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करनी, समझ गई तुम? पापा प्रदीप, एटलीस्ट तू तो समझने की कोशिश कर मेरी बात। दीदी प्लीज, मैं आपका साथ नहीं दे सकता, बस। माँ, आप तो कॉफी। माँ, अगर आप लोग ही ऐसा बिहेव करेंगे मेरे साथ तो मैं कहाँ जाऊंगी? एटलीस्ट आप तो मेरी बात समझो। नम्रता, मैं क्या समझूं? प्रांजलि और सोहेल ने लव मैरिज की थी, वो एक दूसरे के साथ खुश थे, इससे ज्यादा मैं और क्या समझ सकती हूँ? माँ, ऐसा कहाँ लिखा है कि लव मैरिज करने वालों की जिंदगी में तनाव नहीं होते, उनके रिश्ते नहीं बिगड़ते हैं? माँ, प्रांजलि ने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया, उसने एक एक बात बताई है मुझसे, उस पर जो गुजर रहा था। आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। अगर उसके बाद भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं यूएस वापस चली जाऊंगी, आई एम श्योर। थैंक यू माँ। माँ, एक बार मुझे प्रांजलि का फोन आया। प्रांजलि, कैसी है तू? इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई मेरी? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? ओहो, चल बता, कैसी है तू? हाँ, बहुत दिन हो गए ना आपसे बात किए, तो मन कर रहा था आपसे बात करने का। हाँ, बता कैसी है? हाँ हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ ना। आप लोग कैसे हो? प्रांजलि, क्या बात है? तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा कि तू ठीक है। सब कुछ ठीक है ना वहाँ? दीदी, आपने सही कहा था, सोहेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाता है। अच्छा, चुप, तू घबरा मत, मैं जल्दी दिल्ली आती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। नहीं दीदी, आप मत आओ, मैं आऊंगी यूएस। मैं सोहेल के साथ अब नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मुझे उसे डिवोर्स देना है और छोड़ना है उसे मुझे। डिवोर्स? प्रांजलि, तू जानती है क्या कह रही है? दीदी, मैंने सोच लिया कि मैं उसे डिवोर्स दे के रहूंगी। वो समझता क्या है अपने आप को कि उसके मन में जो आएगा वो कर पाएगा। माँ, प्रांजलि ने सोहेल को डिवोर्स देने का मन बना लिया था, फिर पता नहीं क्यों उसने डिवोर्स फाइल नहीं किया। शायद सोहेल ने उसका मन बदल दिया हो। फिर एक साल बाद मुझे पता चला कि वो सोहेल और उसकी फैमिली के साथ रह रही है। पर माँ, वहां भी उसकी प्रॉब्लम्स कुछ कम नहीं थी। मम्मी,
मेरे फ्रेंड के यहाँ पे पार्टी है, तो मैं रात को लेट आऊंगी। साजिदा, कैसे चलेगा ये सब? ये कब जाती है और कब आती है? अरे घर की बहू है ये, इसको घर के तौर तरीके सिखाओ। मैं अपने रिश्तेदारों में मुंह नहीं दिखा सकता, मुझे शर्म आती है। अरे जाने दीजिए ना, तौर तरीके उसे सिखाए जाते हैं जिसको सीखने में दिलचस्पी हो। अब्बू, अम्मी जान सही कह रही हैं। भाभी जान को तो हम ही पसंद नहीं है, तो हमारे तौर तरीके कहाँ से पसंद होंगे? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, भाभी जान कह रही थी भाईजान से, कल सुना था हमने। अच्छा सानिया, तो तुम चुप चुप के अपने भैया और भाभी की बातें सुनती हो? अच्छा हुआ कि उसने सुन लिया। तुम न जाने हमारे पीछे क्या क्या बातें करती हो। अगर इस घर में रहना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखो, और तुम्हारे ये तेवर बिल्कुल नहीं चलेंगे। यहाँ नहीं रह सकते तुम। मैं कोई खुश नहीं हूँ यहाँ पर रहकर। आपके बेटे सोहेल की जिद की वजह से रह रही हूँ, वरना मुझे खुद कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने का। बहू, तुम ये सोचना भी मत कि तुम मेरे बेटे को मुझसे अलग कर सकती हो, क्योंकि ये मैं होने भी नहीं दूंगी। मम्मी जी, ये तो आपको वक्त ही बताएगा। सोहेल सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ था, और प्रांजलि सब कुछ चुपचाप सह रही थी। उससे प्रांजलि की हालत देखी नहीं गई। पता नहीं क्यों उस दिन प्रांजलि चुप रह गई थी माँ। शायद सोहेल ने ही उसे किसी चीज से बहला फुसला लिया था। सोहेल बहुत शातिर है माँ, उसी ने आप लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि मैं फोर्स कर रही हूँ प्रांजलि को कि सोहेल से डिवोर्स ले, और आप लोगों ने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। वो बहुत स्मार्ट है माँ, बहुत स्मार्ट। उसने प्रांजलि को डिवोर्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसकी नीयत में खोट है। और माँ, उसने एक बार नहीं कई बार प्रांजलि से दहेज भी मांगा था। क्या सचमुच सोहेल ने ऐसा किया? हाँ माँ। फिलहाल सोहेल के पास कोई काम नहीं है, और अपने खर्चों के लिए वो मुझे बोलता है कि मैं पापा से पैसे मांगू। अच्छा? मना करती हूँ तो झगड़ता है, और घर खर्च के लिए पैसे मांगू तो बोलता है कि मायके से मांग लूं। ऐसे कैसे कर सकता है वो? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। नहीं दीदी, ये सोहेल बदल गया है, ये वो सोहेल नहीं है। प्रांजलि, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज। मैं करती हूँ कुछ। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। माँ, मैंने खुद कई बार प्रांजलि के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। माँ, एक बात बताओ, इंडियाज वांटेड क्रिमिनल्स की होस्ट पहले कौन थी? हमारी प्रांजलि ना। उसी ने पायलट होस्ट किया था ना। पर जैसे पायलट पास हुआ, सोहेल ने उसे रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि सारा पैसा, सारा फेम सोहेल लेना चाहता था। आप लोग ही मेरा यकीन नहीं करेंगे तो मैं दूसरों को कैसे दिलाऊंगी यकीन? हमारी प्रांजलि का मर्डर हुआ है माँ, प्लीज हेल्प मी। नम्रता, अब रो मत। इस लड़ाई में अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू। ठीक है, हम पिटीशन फाइल तो कर सकते हैं, पर कोर्ट इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं पता नहीं। मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर सके कि सोहेल प्रांजलि को दहेज के लिए परेशान करता था, मेंटली और फिजिकली उसे टॉर्चर करता था। मैं हूं ना सबूत, प्रकाश जी। हाँ नम्रता जी, पर सिर्फ एक इंसान के बयान को कोर्ट कभी रिलाई नहीं करता अनलेस उसके पास जब तक कोई ठोस सबूत हो जो उसके बयान को साबित कर सके। नम्रता बेटी, तुम हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कल ही पिटीशन फाइल कर देता हूँ। अब कोर्ट इसे एक्सेप्ट करता है या नहीं, 2 दिन में पता चल जाएगा। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। पूछिए सर। अभी अभी मैं सूचना मिली है कि आपकी सास लीला देवी और उनकी बेटी नम्रता ने आपके खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया है, और वो चाहते हैं इस केस में आपका ट्रायल हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं नहीं जानता इस पिटीशन के बारे में, और मैं आज भी वही कहूंगा जो आज तक मैं कहता हुआ आया हूं। मैं इनोसेंट हूं और मुझे टारगेट किया जा रहा है। That's it. Thank you. सर, उनका कहना है कि सर एक सवाल, सर एक सवाल, सर वो उनका कहना है कि सर एक सवाल, सर
हेलो, क्या मैं नम्रता जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन? मैं दिल्ली हाई कोर्ट से लॉयर प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ। हाँ प्रकाश जी, बोलिए। कोर्ट ने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और केस को रीइन्वेस्टिगेट करने के लिए डीसीपी धर्मेंद्र अहिरवाल को सौंप दिया है। अब हम जस्टिस की उम्मीद कर सकते हैं नम्रता जी। ओह, थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या हुआ नम्रता? माँ, हमारे पिटीशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारी प्रांजलि का केस रीइन्वेस्टिगेट होगा। वहाँ कोई धर्मेंद्र जी हैं, कल हमें उनसे मिलने जाना है। भगवान। मैडम, आपके कहने का मतलब है सुहेल आपकी सिस्टर से दहेज मांगता था, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करता था। यस सर। ये कब से चल रहा था? सर, प्रांजलि की शादी के 2 साल बाद ये सब शुरू हो गया था, यही 1995 से। आपने सही कहा था, सोहेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाता है। फिलहाल सोहेल के पास कोई काम नहीं है और अपने खर्चों के लिए वो मुझे बोलता है कि मैं पापा से पैसे मांगू। मना करती हूँ तो झगड़ता है और घर खर्च के लिए पैसे मांगू तो बोलता है कि मायके से मांग लूं। और सर, यहाँ तक ही नहीं, हद तो तब हो गई जब प्रांजलि ने मुझे बताया कि सोहेल का कोई अफेयर चल रहा है। मैंने आज सोहेल को एक लड़की के साथ देखा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आई नो। प्रांजलि, अब तेरी अक्ल ठिकाने आ गई है तो छोड़ दे उसे, प्लीज। दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप जानती हैं उस लड़की को? वो लड़की कौन है जिसका सुहेल से अफेयर चल रहा था? नो सर, मैं उस लड़की के बारे में तो नहीं जानती, पर हाँ, प्रांजलि ने मुझे बताया था कि वो उसी चैनल में काम करती है जिसपे उसका शो टेलीकास्ट हो रहा है। मिस्टर वर्मा। जी सर। इस लड़की के बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ। यस सर। ये सब होने के बाद प्रांजलि ने सोहेल को छोड़ने का मन बना लिया था। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी ज्यादा तकलीफ में थी। वो ट्रॉमा में थी सर। साहब, उस इंसान ने एक मासूम बच्ची को बिन मां का कर दिया। ऐसा इंसान खुलेआम कैसे घूम सकता है? सर प्लीज, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। आप इस बारे में फिक्र न करें, हमें जो करना है हम जरूर करेंगे। और कुछ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में? नो सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते जी। चलो। वर्मा। जी सर। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक की रिपोर्ट चेक करनी है और उस लड़की से बात भी करनी है। ठीक है सर। सर, मैं मानती हूँ प्रांजलि ने मुझे और सोहेल को गाड़ी में एक साथ देखा होगा, बट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। एक बार फिर से सोच लो रजनी। सर, मैं और सोहेल सिर्फ अच्छे दोस्त थे और उसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो रजनी। तुम्हारे ही किसी दोस्त ने मुझे बताया है तुम्हारा सोहेल के साथ अफेयर था। सर, किसने बोला? कौन है वो? कोई भी हो, सच्चाई यही है और तुम्हें सच्चाई कबूल करनी पड़ेगी। अगर नहीं बताओगी तो मुझे भी पुलिसिया हथकंडे अपनाने आते हैं। जी सर, मैं और सोहेल एक दूसरे को चाहते थे। मैं चैनल की एसोसिएट क्रिएटिव हेड थी और मैं रेगुलरली सोहेल के शूट पर आया जाया करती थी। फिर हमारी पहचान हो गई और हमारी दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी तुम्हारा अफेयर है? नहीं सर, ये रिलेशनशिप से 3 महीने चली थी और जैसे ही प्रांजलि को पता चला था तो सोहेल से उसका एक बड़ा झगड़ा हुआ।
आलिया, क्या कर ले मेरा बेटा? पढ़ाई कर रहा है? आलिया, ऊपर जाके पढ़ो। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? ब्लैक ड्रेस में वो लड़की कौन थी? प्रांजलि, कौन सी लड़की? किसकी बात कर रही हो तुम? डोंट टच मी। वही लड़की जिसके बालों पे हाथ लगा रहे थे और हाथों में हाथ देकर बैठे हुए थे। प्रांजलि, क्या बकवास कर रही हो? किस लड़की की बात कर रही हो तुम? अच्छा, बकवास कर रही हूँ मैं? अपनी आंखों से देखा मैंने कि तुम्हारी गाड़ी में वो लड़की बैठी हुई थी। कौन थी वो? प्रांजलि, तुम क्या कह रही हो? किसको देखा तुमने? तुम्हें देखा, उस लड़की के साथ में। थी कौन? आई एम सॉरी प्रांजलि, मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन क्या बताने वाले थे? कि अफेयर चल रहा है तुम्हारा? और चल कब से रहा है ये तुम्हारा अफेयर? कब से धोखा दे रहे हो मुझे? 3 महीने से। 3 महीने से धोखा दे रहे हो? धोखा दे रहे हो तो मुझे नहीं, अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे, डिवोर्स। पागल हो गई प्रांजलि, कैसी बातें कर रही हो? डिवोर्स क्यों दोगी तुम मुझे? पागल मैं हो गई हूँ? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ में, नहीं रहना। प्रांजलि प्लीज, प्लीज लिसन टू प्लीज। छोड़ो मुझे। प्रांजलि मेरी बात सुनो, प्लीज काम डाउन प्लीज। एक बार बैठ जाओ। अच्छा, एक बार बैठ जाओ। देखो, मुझे माफ करो प्रांजलि, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई लव यू प्रांजलि, प्लीज प्लीज आलिया के बारे में सोचो। मुझे कुछ नहीं सोचना, और डिसाइड कर चुकी हूँ कि कल सुबह मैं जा रही हूँ। कल सुबह मैं नम्रता दी को मैं सब कुछ बता दूंगी, और नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। प्रांजलि प्लीज, प्रांजलि आई एम सॉरी। प्रांजलि, प्रांजलि मुझे माफ कर दो प्रांजलि, आई लव यू। सर, सोहेल को उसकी इज्जत बहुत प्यारी है। उसने प्रांजलि को डिवोर्स के अगेंस्ट मना लिया था। उसे पता था कि प्रांजलि और उसके बीच में अगर तलाक हो जाता तो उसकी बहुत बड़ी बदनामी होती, इसीलिए उसने मुझसे दूरी रखना बेहतर समझा। और फिर क्या, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। अच्छा, तुम मुझे ये बता सकती हो सोहेल की वाइफ की मौत के पीछे सोहेल का हाथ है? सर, मुझे नहीं पता उसका हाथ है या नहीं। सर, जैसे ही प्रांजलि को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो वो डिप्रेस हो गई थी। सर सर, सोहेल जी, सोहेल जी, सोहेल जी, सोहेल जी, क्या हुआ? सोहेल जी, सोहेल जी, सर 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 आप जानना चाहते हैं कि सोहेल को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? देखें, हमारी जांच अनुसार सोहेल का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर था, शादीशुदा होते हुए भी, जिसकी वजह से इसकी वाइफ डिप्रेशन में थी, रोज झगड़े होते थे। हमने सोहेल को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसको कोर्ट में पेश करेंगे, इसके ऊपर मुकदमा चलेगा। हमने सोहेल के ऊपर दहेज हत्या चार्ज लगाए हैं। दफा 304 के तहत दफा 498A और दफा 201 के चार्जेस भी लगाए हैं। हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं और जल्द ही कोर्ट में इसका ट्रायल भी होगा। थैंक यू। देखा ना पापा आपने आपके महात्मा का असली रूप? सच कह रही हूँ, मैंने इसे मर्डर के चार्ज में अंदर न किया तो मेरा नाम भी नम्रता नहीं। सर, प्रांजलि की मौत के बाद आलिया की कस्टडी प्रांजलि की मां और उसकी बहन नम्रता को मिल गई थी, लेकिन 2001 में सोहेल रिहा हो गया था बेल पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस केस में मुझे फंसाया जा रहा है, और आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। नम्रता दीदी ने आलिया की कस्टडी पाने के लिए सब कुछ किया है, और रहा सवाल उस लड़की का जो मेरी गर्लफ्रेंड होने का दावा कर रही थी, तो मैं उसको जानता जरूर हूँ क्योंकि वो मेरे ही टीवी शो में एसोसिएट क्रिएटिव हेड है, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं था। वो भी नम्रता दीदी का प्लांट क्या वो एक मोहरा है। तो सोहेल जी, आगे आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी आलिया को नम्रता दीदी के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद अपने ऊपर लगाए गए सारे झूठे इल्जामात से निजात पाने की कोशिश करूंगा। सर सर सर, वन क्वेश्चन, सर सर सर, एक क्वेश्चन, सर सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आलिया, आलिया
आलिया को कहाँ ले जा रहे हो? नम्रता और लीला देवी जी जान लगाकर ट्राई कर रहे थे कि सोहेल को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मर्डर के लिए गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी तरफ सोहेल अपनी लाइफ अपनी बेटी आलिया के साथ पीसफुली जी रहा था। और आज ये केस हमारे टेबल पे है सर। मिश्रा, सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों को री-वेरीफाई करवा और एक फ्रेश मेडिकल बोर्ड अपॉइंट करो। मुझे शक है पिछली फॉरेंसिक टीम ने जरूर कुछ ना कुछ मिस किया होगा। सर क्या लगता है इंसाफ मिलेगा हमें? उम्मीद तो करती हूँ माँ। लेट्स सी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गए। दैट्स गुड। क्या कहती है तुम्हारी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 डॉक्टरों में से 3 डॉक्टरों का मानना है कि ये मर्डर केस है। रीजन? सर रीजन साफ है। प्रांजलि के पेट में 2 बार स्टैब किया गया था, जिसके कारण उसके पेट में 3 इंच का गहरा जख्म बन गया था। सर डॉक्टरों का मानना यह है कि अगर कोई सुसाइड करेगा तो पहला अटेम्प्ट स्टैब जो करेगा वो जोरों शोरों से करेगा, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट बहुत कमजोरी से करेगा। सर मुझे तो लगता है कि ये मर्डर है। As expected। अच्छा, चाकू के बारे में कुछ पता चला? सर चाकू पे ना ही सोहेल के निशान है और ना ही प्रांजलि के। और गन पर किसी के फिंगरप्रिंट का निशान मिला? सर किसी के भी नहीं मिले। इसका मतलब सोहेल ने जो प्रांजलि की आत्महत्या की कहानी हमें बताई थी वो झूठी थी। सर मजे की बात तो ये है कि सोहेल के लॉयर ने जो बात स्टेटमेंट बताई थी कोर्ट में, मर्डर वेपन को इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने मिसहैंडल किया था। और सर वैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात साबित हो गई है कि प्रांजलि ने सुसाइड किया। अच्छा मिश्रा, क्या सोहेल की बेटी का बयान इस केस फाइल में? नो सर। लगता है उसका बयान लिया ही नहीं गया, जबकि वो इस केस की प्राइम विटनेस है। वैसे उस वक्त आलिया की उम्र कितनी होगी? सिर्फ 3 साल सर। 3 साल? 3 साल में तो लड़की बोल सकती है। मिश्रा, ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। सर प्रांजलि के पेट में चाकू घोंपा गया था, लेकिन उस वक्त जो उसने टी शर्ट पहना था उस वक्त कहीं से भी नहीं फटा था। और जिस नर्सिंग होम में उसे ले जाया गया था वहां के एक डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था। अरे क्या हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने कुछ खा लिया, बट इनके पेट से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। उसने खुद को चाकू मार लिया डॉक्टर साहब। सर सोहेल ने अपना कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि नम्रता के कहने पे वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है, फंसाया जा रहा है उसे। मिश्रा, इस सोहेल के स्टेटमेंट के मुताबिक प्रांजलि किचन में गई, उसने चाकू लिया, किचन से बाहर आई और किचन के एंट्रेंस में उसने खुद को चाकू मारा। तो इस हिसाब से तो उसकी बॉडी किचन के एंट्रेंस में मिलनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस को उसके ब्लड के ट्रेसेस बेडरूम के एंट्रेंस में मिले। और इस फोटोग्राफ के मुताबिक तो उसके ब्लड स्पॉट बेड पे थे। सर सोहेल ने काउंटर में बताया था कि प्रांजलि का मंथली साइकिल चल रहा था, वो स्टेन उसी के थे। ये सोहेल और उसका लायर बहुत ही चालाक निकले। सर फॉरेंसिक टीम के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में सिंक पाइप में ब्लड के स्टेन मिले थे। मिश्रा, पिछली पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने पोस्टमार्टम के आधार पर यह केस क्लोज किया होगा और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि प्रांजलि की डेथ की वजह आत्महत्या है। गन और चाकू पे किसी भी किस्म का फिंगरप्रिंट का ना मिलना और सिंक पाइप में ब्लड ट्रेसेस मिलना, और सबसे बड़ी बात, नए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 5 में से 3 डॉक्टरों का यह कहना कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। सर आई थिंक इतना एविडेंस काफी है उसे मर्डर केस में गिरफ्तार करने के लिए। मिश्रा,
लेट्स मेक अ थ्योरी। नम्रता ने कहा था कि वारदात वाले दिन उसने प्रांजलि को कॉल किया था। हाँ दीदी, मैंने सोच लिया कि मुझे सोहेल के साथ अब रहना ही नहीं है। हाँ, उसको छोड़ के। सोहेल, फोन दो मुझे नम्रता दी से बात करनी है। तुमको समझ में नहीं आता, एक बार बोला हो? इतनी रात को बखेड़ा खड़ा मत करो। और एक बात अच्छी तरह सुन, तुम यूएस नहीं जा रही हो और मैं तुम्हें डाइवोर्स भी नहीं दूंगा। पर मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और मैं तुम्हें छोड़ के यूएस नहीं जा रही हूँ मैं घर छोड़कर। प्रांजलि, क्या कर रही हो तुम? जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, रहना ही नहीं है मुझे तुम्हारे साथ। बंद करो ये सब। तुम समझते क्या हो? ये नाटक बंद करो प्रांजलि। प्रांजलि, तुम कहीं नहीं जाओगी? मैं जाऊंगी और मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मुझे कितना हैरेस किया है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हैरेस किया है तुमने। और डॉरी की डिमांड की ना तुमने, तुम्हारा जो ये असली चेहरा है ना, मैं सबको दिखाऊंगी, समझ रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम कुछ नहीं बोलोगी किसी को? बोलूंगी और आलिया को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी मैं यूएस, घर छोड़ के जाऊंगी मैं। और उसके बाद प्रांजलि ने सोहेल को धमकी दी होगी कि वो उसे जलील करेगी। और उसके बाद सोहेल को गुस्सा आया होगा कि अगर प्रांजलि ने उसे सबके सामने जलील किया तो उसका करियर तो चौपट हो जाएगा। हटो मेरे रास्ते से, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, हटो। तुम नहीं जाओगी? मैं जाके रहूंगी, जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। बोला ना तुम्हें, हटो। और उसके बाद सोहेल ने अपनी कहानी सोच ली होगी। और अपने हाथों पर लगे ब्लड स्टेन को उसने वॉशिंग मशीन से धोया। और जब उसे ये यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक ठाक है तो वो तुरंत भाग गई। और मिश्रा, सोहेल के घर के बाहर जो पहरेदार खड़े थे, सोहेल ने जाकर उनको इन्फॉर्म किया कि प्रांजलि ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जी सर, और सोहेल ने बहुत समझदारी और चालाकी से सारे एविडेंस मिटा दिए। सर, सोहेल बहुत सादे इंसान है। सर, कोई नम्रता नाम की औरत आपसे मिलना चाहती है। भेजो उन्हें। जी बैठिए। थैंक यू सर। बोलिए, क्या हेल्प कर सकता हूँ? इनफैक्ट मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ सर। सोहेल अख्तर एक फ्रॉड है, उसका पहले भी क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है। ये रहा उसका सबूत। सर, जब वो लंदन में था तो उसने फॉर्ज डिग्री के जरिए एक जॉब की थी। ये है उसके नकली पासपोर्ट्स। वहां उसने एक लोन भी लिया था एंड ही इज डिफॉल्टर देयर। उसके बाद वो इंडिया भाग कर आ गया। मुझे लगता है कि प्रांजलि को इन सब बातों के बारे में पता चल गया होगा और प्रांजलि सोहेल को धमकी दे रही होगी कि वो सबके सामने सोहेल को जलील कर देगी और इसी डर से सोहेल ने प्रांजलि का मर्डर कर दिया होगा। आई थिंक ये सारे एविडेंस आपके काम आ सकते हैं सोहेल को मर्डर के चार्ज में अंदर करने के लिए। सर, सोहेल एक क्रिमिनल है और वो खुलेआम बाहर घूम रहा है, जिसका हक नहीं है उसे। प्लीज आप उसे सजा दिलाइए, प्लीज। तमाम बयानों को और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट मिस्टर सोहेल अख्तर को आईपीसी की धारा 498A यानी मेंटल हैरेसमेंट के लिए और आईपीसी की धारा 201 सबूत मिटाने के लिए और आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए और डाउरी डेथ के चार्ज के तहत आरोपी ठहराती है।
और ये कोर्ट आरोपी मिस्टर सोहेल अख्तर को उम्र कैद की सजा सुनाती है। फाउंड गिल्टी। सर, सोहेल की गिरफ्तारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए नहीं कि ये केस सॉल्व हमारी टीम ने किया है, बल्कि इसलिए कि आज हम ऐसे क्रिमिनल को सजा दिलवाने में कामयाब हुए हैं जो पिछले कई सालों से अपने चेहरे पर एक शरीफ आदमी होने का नकाब ओढ़े हुए थे। मुझे अपने जुडिशियल सिस्टम पर बहुत नाज है, क्योंकि केस क्लोज होने के बावजूद भी 2 बार नम्रता के पिटीशन को अप्रूवल मिला, और शायद यही वजह है कि लोग इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा रखते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो कोई है, नम्रता आहूजा, जो सिर्फ यूएसए से इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आई, और जिनका सहयोग उनकी माता लीला देवी ने किया। मैं दोनों की हिम्मत का दाद देता हूं और दोनों के जज्बे को सलाम करता हूं। थैंक यू। नम्रता आहूजा ने अपनी मां लीला देवी के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन प्रांजलि खन्ना को न्याय दिलाया। उसके हत्यारे पति सोहेल अख्तर को अपनी बहन को उसकी हत्या और दहेज के जुर्म में जेल भिजवाया। इस केस में न्याय देर से जरूर मिला, मगर मिला, क्योंकि नम्रता ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई को लाख परेशानियों के बाद भी थमने नहीं दिया। वो लड़ती रही अपनी मां लीला देवी के साथ। 17 सालों तक नम्रता आहूजा और लीला देवी ने न्याय की अपनी लड़ाई को जारी रखा। दोनों ही उन लोगों के लिए एक मिसाल बनी, एक सीख बनी जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें एक हौसला मिला। जय हिंद, जय भारत।